20% आरबीए कोटे को घटाकर 10% पे लाया गया। वो 10% उन लोगों को दिया गया जिससे बीजेपी सरकार ने चंद रोटियां सेकना चाहिए पॉलिटिक्स को लेकर। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था, लेकिन इस टाइम पे फिर से डाका डाला गया है आरबीए कैटेगरी पे। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात है कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को टारगेट किया गया है। मेरी सोच ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर डिजर्व करता है कैटेगरी, वो आरबीए एरिया और ईडब्ल्यूसी करता है। ओपन मेरिट वालों का 50% का हक है, कानून भी ये कहता है, कोर्ट भी ये कहता है, हम भी ये कहते हैं कि 50% कम से कम ओपन कैटेगरी वालों के लिए रखो। लेकिन आप देखो, आप रिड्यूस किससे कर रहे हो? वो लोग जो सबसे पसमानदा है, सबसे बैकवर्ड है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी शफकत की, आप उनके कोटे से इसलिए काट रहे हो क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा रहे। आपको अगर दम है इस टाइम में ST1 और ST2 को हाथ लगा के दिखाओ। उनको हाथ लगा से तुम डरते हो। देखना है तो परसेंटेज बेस चेक किया जाए, किस कैटेगरी की पॉपुलेशन कितनी है और उसको उस हिसाब से दे दो परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में सियासत के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो रिजर्वेशन का है। और ऐसे में आपने कुछ दिन पहले खबरें सुनी होंगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बच्चे ये मांग कर रहे थे रिजर्वेशन कोटा को लेके। जिस तरह से ओपन मेरिट के लोग भी बड़ी मांग कर रहे हैं। और कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि 7% EWS से और 3% RBA से काट के वो उनको ओपन मेरिट में जोड़ा जाएगा, जिससे ओपन मेरिट को फ़ायदा हो सकता है। और ये कैबिनेट कमेटी ने पूरा LG को भेजा और LG अप्रूव करेगा या नहीं करेगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन मेरे साथ अभी एडवोकेट अयाज हुसैन बातचीत करने के लिए हैं। जिस तरह से बार बार RBA जो कैटेगरी है वो बच्चे ये मांग कर रहे हैं, हमारा जो कोटा था पहले 25% था और उसके बाद 20% था, उसके बाद 10% पे आया, लेकिन उससे भी 3% निकाले गए। अब सिर्फ 7% जो है RBA कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगी। इस सब पे अयाज साहब बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इस तरह देखते हैं आपकी, जिस तरह से बार बार पहले बीजेपी ने कैटेगरीज बोला कि ST देंगे, पहाड़ी स्टेटस देंगे, उससे भी RBA को दिक्कत हुई जो उनका कोटा था। उसके बाद जब ओपन मेरिट वाले ये चला रहे हैं कि हमारे लिए कुछ बचा नहीं कोटा, उसके बाद कल कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में EWS से 7% और जो 10% हमारे RBA का कोटा था उससे भी 3% निकाले। किस तरह देखते हैं इनको आप? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उमर सरकार ने कल डिसीजन लिया हुआ है, उससे जो है गरीब तबके को एक ऐसा झटका लगा है जो आने वाली नस्लें जो हैं उसको फेस करेंगी। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 20% RBA कोटे को घटाकर 10% पे लाया गया। वो 10% उन लोगों को दिया गया जिससे बीजेपी सरकार ने चंद रोटियां सेकना चाहिए पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। लेकिन इस टाइम पे फिर से डाका डाला गया है RBA कैटेगरी पे। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात है कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को टारगेट किया गया है। मेरी सोच ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर डिजर्व करता है कैटेगरी, वो RBA एरिया और EWC करता है। ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट की वजह से इस टाइम पे बैकफुट पे हैं। आप RBA एरियाज़ को चेक करोगे, आज भी 2500 गांव ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देने से फेल हो चुकी है, इसलिए उन एरियाज़ को RBA कैटेगरी में डाला गया था। आज भी हम बेसिक एजुकेशन से महरूम हैं, हेल्थ सेक्टर से महरूम हैं, रोड कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है, कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है। इवन कि मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से 2-2, 3-3 किलोमीटर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। अगर इस टाइम पे हम एक मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते पहाड़ी इलाके में, तो वो किस तरीके से स्टडी करेगा? ऑनलाइन स्टडी करके फिर दिल्ली और जम्मू के लोगों से कम्पीट करेगा। ये डिसीजन सरासर गलत है और एक गरीब की कमर तोड़ी गई है, गरीब का गला घोंटा गया है। मैं ना RBA में फाल करता हूँ, ना EWS सेक्शन में फाल करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उन गरीबों के लिए, उन मस्कीनों के लिए, उन मज़दूरों के लिए जिनके बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उनको पढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये सही बात है कि EWS RBA जो कैटेगरीज है, जो गाँव है, मैंने एक प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने बाद छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर मुझे आना पड़ता है जम्मू या कहीं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, फिर मैं अपनी बॉडी प्रोफाइल टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि ये टीचर्स का हाल है।
आपने सही बात कही, लेकिन क्या सुझाव है सरकार के लिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ओपन मेरिट के लोग वो भी रो रहे हैं, क्योंकि इतनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जो ओपन मेरिट उनके लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। अभी जैसे आपने प्रिंसिपल साहब की बात की, वैसे ही मैंने 30 तारीख को मेडिकल कैंप लगाया था हायर सेकेंडरी स्कूल मोहर में, डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक फार फलंग एरिया है। आप यकीन मानोगे, वहाँ पे हमने 4 से 5 हज़ार पेशेंट दिन को देखेगी। 10 से 15 डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद थे, अलग अलग फील्ड के थे, और 4 से 5 हज़ार पेशेंट्स को देखने के बाद मैंने असेस किया। उन लोगों का कहना था कि जनाब जम्मू तो ज़िंदगी में हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन मोहर हेडक्वार्टर पे आने के लिए हमारे पास किराया नहीं था। आप उन बच्चों को कैटेगरी छीन के ओपन मेरिट वालों को देना चाहते हैं। 2 ओपन मेरिट वालों का 50% का हक है, कानून भी ये कहता है, कोर्ट भी ये कहता है, हम भी ये कहते हैं कि 50% कम से कम ओपन कैटेगरी वालों के लिए रखो। लेकिन आप देखो, आप रिड्यूस किससे कर रहे हो? वो लोग जो सबसे पसमानदा है, सबसे बैकवर्ड है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी शफकत की, आप उनके कोटे से इसलिए काट रहे हो क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि अपनी बात वो रख नहीं पा रहे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात मसूद जी ये है कि जिन एरिया से MLA हमने चुन के भेजे हुए असेंबली में, चाहे वो गुलाबगढ़ हो गया, चाहे बन्नी बसोली हो गया, चाहे रामबन हो गया, चाहे बानिहाल हो गया, इतने पॉपुलर लीडर्स बने हुए हैं हर जगह के, लेकिन तुम क्या हमारी बात असेंबली में नहीं रख सकते हो? कोई भी बिल पास करने से पहले एक बार असेंबली में डिबेट तो करनी थी। कम से कम हम भी सोचते हमारा MLA क्या बोल रहा है, हमारी बात को, हमारे दर्द को कैसे पेश कर रहा है। लेकिन बगैर असेंबली में डिबेट किए हुए 4 बंदे बैठते हैं कैबिनेट में और डिसीजन लेके LG साहब को बिल भेज देते हैं। सरासर गलत है, और इसके खिलाफ मुझे जहाँ तक लगता है कि अब EWS सेक्शन जो है या RBA कैटेगरी के जो लोग जो हैं वो भी सड़कों पे आएंगे। तुम ये मत सोचो कि ये लोग बेज़बान हैं, ये बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये जब बाहर आएंगे आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ये बताइए मुझे कि क्या सुझाव है फिर आपका? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ओपन मेरिट के लोग भी रोते हैं, किस तरह से दोबारा इस स्कीम को रिविजिट किया जाए, कैसे देखा जाए और कैसे इसको करना है, सेग्रीगेट किस तरह करें, सरकार किस तरह इनको? मेरी सोच, मेरा कहना तो ये है, कोई भी स्टेप लेने से पहले प्रॉपर पहले सर्वे किया जाए। अगर आपने 4-5 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कैटेगरी दी थी, 4-5 साल में वो टारगेट्स कहाँ अचीव हुए जिसको देख के तुमने कैटेगरी दी थी? अगर वो अचीव नहीं हुआ तो आप तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। RBA कैटेगरी परसेंटेज कम कर रहे हो, लेकिन आप पहले सर्वे तो करो ज़रा उन RBA एरियाज़ में आज भी तुम फैसिलिटीज़ दे रहे हो। 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारा एरिया का 10th और 12th का रिजल्ट 10 से 20% आता है। 100 में से 80 या 90 बच्चे अगर फेल होते हैं, 10 लेक्चरर्स की पोस्टें 8 काम करते हैं, 2 काम करते हैं, 8 पोस्टें वैकेंट है। एक DDOs को 10 से 15 DDOs की पावरें दी गई हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, कोई सिर्फ एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। फिर आप उन लोगों से कैटेगरी छीनोगे तो फिर कैसे? अब बात आती है होना क्या चाहिए। सर्वे के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हर इलाके से लोग अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए तुम्हें, कम से कम उनसे मैटर टेकअप करो कि भाई हमारा हक, हमारा गला काट के किसको दिया जा रहा है, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो हमें। और जो 4 कैबिनेट मंत्री रखे गए थे कमेटी में, उनका ये डिसीजन एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फैसला करना सरासर गलत है। उनको फील्ड में जाना चाहिए था, कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहिए था, और रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेक होल्डर जो RBA के हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, उनसे बात करनी चाहिए थी कि किस तरीके से इसको काम किया जाए, करना भी है नहीं करना है। आपको अगर दम है इस टाइम में ST1 और ST2 को हाथ लगा के दिखाओ। उनको हाथ लगा से तुम डरते हो। देखना है तो परसेंटेज बेस चेक किया जाए, किस कैटेगरी की पॉपुलेशन कितनी है और उसको उस हिसाब से दे दो परसेंटेज। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ना ST1 के खिलाफ है, ना ST2 के, ना ओपन मेरिट के। हम ये बोलते हैं सर्वे करके चेक कर लो कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है, उसको ज़्यादा परसेंटेज दी जाए, और जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी उसकी पॉपुलेशन, उसको उस हिसाब से रिड्यूस किया जाए। या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाए और जिस तरह से स्कीम, मतलब ये कैटेगरीज निकाली पहाड़ी, जिससे पहाड़ी और ST में देखेंगे मैक्सिमम एरिया ऐसे हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी इनकम है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे इलाके भी हैं, लेकिन उनको पहाड़ी स्टेटस मिला है। बहुत अच्छे इलाके हैं, MBBS IAS KS ऑफिसर हैं उनके फैमिलीज से, लेकिन उनको ST स्टेटस मिला हुआ है। क्या इसका सरकार को नहीं करना चाहिए कि एक ऐसी टीम बनाएं और उसके बाद सॉर्टिंग करें किस एरिया में ज़रूरत है कैटेगरी, उस एरिया, उन एरियाज़ को उनमें डालें? मैं अभी ये बता रहा था कि RBA और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसी कैटेगरीज है जो नंबर 1 डिजर्व करती है। वो इसलिए करती हैं कि बाकी कैटेगरी जितनी भी है, एक मिनिस्टर के बच्चे को आप कैटेगरी देते हो, DC के बच्चे को आप रिजर्वेशन देते हो, एडमिशन में भी, सिलेक्शन में भी।
मंत्री का बच्चा जो है वो रिजर्वेशन ले रहा है एडमिशन में भी, स्कॉलरशिप में भी और जॉब में भी। तो ये सरासर गलत है। रिजर्वेशन उन लोगों को चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन से, जिनकी बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको स्कॉलरशिप चाहिए। एक मिनिस्टर के बच्चे को स्कॉलरशिप दे के आप साबित क्या करना चाहते हो? ये सिस्टम ही सारा का सारा जो है गलत है। इसको रिवाइव करना चाहिए, रिवाइव करके इसको एक दोबारा ट्रैक पे लाके देखना चाहिए भाई कौन बंदा डिजर्व करता है। देखो पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान है, पूरे हिंदुस्तान की, ये सिर्फ 2 कैटेगरीज का नुकसान नहीं है। जब एक सेक्शन, एक इतना रूरल एरिया जो है बैकफुट पे चला जाएगा तो नुकसान तो पूरे जम्मू कश्मीर का होगा, पूरे हिंदुस्तान का होगा। एक सोसाइटी इतनी जो है डिपेंडेंट हो जाएंगी दूसरों पे। आप चेक कर लो, सर्वे उठा के देख लो, इन पहाड़ी एरिया से जितने भी ऑफिसर बने हैं वो कैटेगरी में ही बने हैं। इसका मतलब अगर उनके पास आरबीआई नहीं होता वो आज ऑफिसर नहीं होते। आप पुंछ रजौरी की बात करोगे, जो ये दक्षिण मड़वा, गुल गुलाबगढ़ या और बाकी एरियाज जो रामबन के हैं, बनी बसोली है, इन एरियाज़ को 50 से 60 साल लगेंगे पुंछ रजौरी के बराबर के पहुंचने के। उनकी तालीमी मयार देखो, उनके हर घर में गजटेड देखो, उनके पुलिस ऑफिसर देखो। इस टाइम भी किसी भी ऑफिस में जो ब्यूरोक्रेट को चेक करो कौन है। हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि ना हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, ना हमारे बोलने वाले लीडर्स हैं। उनके लीडर्स भी दमदार हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स भी हर ऑफिस में बैठे हुए हैं। इस टाइम डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज, इस टाइम डायरेक्टर मिशन का या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखो इनके बंदे बैठे हुए हैं। और ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो गलत स्टेप उनके खिलाफ लेने से रोकती है इनको। लेकिन हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई ना सुनने वाला, ना बोलने वाला, ना करने वाला। इसलिए जिसको भी खैरात दे रहे हैं, जिसको भी बांटना है, वो हमारी कैटेगरी से बांट रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरह से कैबिनेट ने वो पूरी फाइल बना के एलजी को भेजी है, अगर कल को वह फाइल अप्रूव होती है, क्या आप लीगली इसको चैलेंज करेंगे? आप एक वकील है, लीगली चैलेंज कर सकते हैं, लीगली चैलेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कितना लंबा प्रोसेस है, कोर्ट्स के आज के हालात क्या हैं, कितने प्रेशर में हमारे जजेस भी काम कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, उसको चैलेंज करना आसान काम नहीं है। कब वहाँ से रिलीफ मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे, इस टाइम पे अगर हम रोक सकें इसको या सोच सकें इसके बारे में, मैं तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दरख्वास्त करूँगा इस तरह की फाइल को फ्लैटली रिजेक्ट करें और इनको बोले तुमने जो रिपोर्ट सबमिट की किस बेस पे की है, तुमने अगर आरबीए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिड्यूस किया किस बेस पे किया है, ये इनको जस्टिफिकेशन मांगो इस चीज़ की। ये जस्टिफिकेशन दे नहीं पाएंगे एलजी साहब आपको, और आपके हाथ में इस टाइम पे सारी डोर है। और हम चाहेंगे, हमारे दिल से दरख्वास्त है आप लोगों को कि गरीबों का भला करो, ना कि गरीबों का गला काटो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ एडवोकेट अयाज हुसैन बातचीत करने के लिए। जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और आरबीए कैटेगरी का कोटा कम किया गया, जो लोग जो कैटेगरीज डिज़र्व करते थे, जिन एरियाज़ में आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि इन एरिया के लोगों को कोटा मिलना चाहिए, लेकिन उनमें से परसेंटेज काट के अब ओपन मेरिट को दी जा रही है। और इस पर बच्चों ने भी खदशा जाहिर किया है और एडवोकेट अयाज हुसैन है, उनने भी कहा कि किस तरह ये लोग ये चीज़ें अचीव करना चाहते थे और इनके पास साधन नहीं है पढ़ने के, स्कूल्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। और सरकार को देखना चाहिए एक ऐसी कमेटी बनाए जो पहले ही इन जगहों पे विज़िट करे और फिर पॉपुलेशन को काउंट करे, उसके बाद परसेंटेज को घटाए या बढ़ाए। आपका क्या कुछ कहना है जो कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ इस पॉलिसी को लेके, और जिस तरह से इन 2 कैटेगरी से परसेंटेज काटी गई और ओपन मेरिट को दी गई, आप किस हद तक सहमत हैं और आपकी क्या कुछ सोच विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।